मुझे याद है कि 10 दिन में सारे पैसे खत्म हो गए। 11वें दिन मेरे पास खाना खाने के पैसे नहीं थे। आपने 2 महीने का रेंट नहीं दिया है, आपने 1 दिन से खाना नहीं खाया हुआ है, 1.5 दिन निकल गए हैं। मैं आज भी सोचता हूँ ना, वो इतना खौफनाक मंजर है। मुझे कभी भी ना भगवान कभी वैसा दिन ना दिखाए, मुझे उस टाइम में नहीं पहुंचना है। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, सबसे खतरनाक होता है आपके सपनों का मर जाना। अब तक मैं 4 मेंस दे चुका था, मेरे 6 अटेम्प्ट हो गए थे। घर पर हालत खराब होने लगी। 2014 में मेंस का रिजल्ट आया और जैसे ही रिजल्ट आया पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र पटेल है और मैंने 2015 का यूपीएससी का, जिसे रूरल एरिया में आईएएस का एग्जाम भी कहते हैं, उसको क्लियर किया है। और अक्सर क्या होता है कि यूपीएससी की जर्नी जो लोगों की है वो स्टार्ट होती है दिल्ली आने के बाद। दिल्ली आने के बाद जब लोग मुखर्जी नगर या राजेंद्र नगर में छोटे छोटे पीजी लेते हैं, सुबह से रात तक की क्लासेस करते हैं, मैस का घटिया खाना, गर्लफ्रेंड दोस्त सबसे कट जाते हैं, तब उनकी जर्नी स्टार्ट होती है। मेरी जर्नी थोड़ी डिफरेंट है। मेरी जर्नी स्टार्ट होती है उससे भी 10 साल पहले। मेरे लिए यूपीएससी निकालना उतना मुश्किल नहीं था जितना मुश्किल था यूपीएससी निकालने का मौका प्राप्त करना। मेरे लिए दिल्ली आना यूपीएससी निकालने से कहीं ज़्यादा मुश्किल काम था। मेरी जर्नी, जैसे मैं बताया, 10 साल पहले चालू होती है। 90 के दशक की बात है। मेरे पिताजी एक कपड़े की मिल में काम करते थे। 1000 से 1500 उनकी सैलरी थी। शहर के आउटर में 2 या 3 बीघा ज़मीन थी जिसमें शायद साल भर के गेहूँ हो जाते थे। मम्मी स्कूल कभी नहीं गई। घर में उनके पास 2-3 भैंसें थी जिससे वो थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम कमा लेती थी और बच्चों के लिए पौष्टिक खाना हो जाता था। ये मेरा फैमिली बैकग्राउंड था और इस बैकग्राउंड के लोग अक्सर कभी भी यूपीएससी आईएएस के बारे में सोचते नहीं, और मुझे भी यूपीएससी या आईएएस के बारे में कुछ पता नहीं था। जिस तरह से, मतलब, आप ये समझ लीजिए, कुएं के में जो एक मेढक होता है उसकी जितनी सोच होती है और वो जितना बाहर देख पाता है उतने ही हमारे सपने थे। एक मजदूर का सपना होता है, जैसे एक कांस्टेबल का सपना होता है कि उसका बेटा इंस्पेक्टर बने, इंस्पेक्टर का सपना होता है कि उसका बेटा आईपीएस बने। उसी तरह मेरे फादर मजदूर थे, उनका सपना था कि मेरा बेटा कम से कम सुपरवाइजर के लेवल पर पहुंचे, एक इंजीनियर बने, जो इंजीनियर उसे हमेशा डांटते रहे होंगे या फिर गाइड करते रहे होंगे। तो उनका था कि मेरा बेटा कम से कम इंजीनियर बने, और उसी हिसाब से हमारे सपने थे। मेरा भी यही था कि मुझे इंजीनियर बनना है। और इन सब चीज़ों के बावजूद एक चीज़ बड़ी अच्छी थी उस दशक में, कि पढ़ाई बहुत सस्ती थी। इंजीनियरिंग की फीस मुश्किल से 2000 होती थी, पॉलिटेक्निक की 1000 रुपये होती थी। और हमारा यही सपना था कि हमें पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग करना है। मैंने 10वीं के बाद पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले लिया। मगर 90 के शुरुआत में कुछ ऐसे ऐसे बड़े फैसले हुए जो बड़े बड़े लोगों ने लिए, जिसमें से एक का नाम था एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइज, ग्लोबलाइजेशन। आज के दौर में ज़रूर हम सोचते हैं कि उससे हमारा देश इतना आगे बढ़ा, पर जब उस समय जब वो आए और जो हज़ारों लोगों की ज़िंदगी एकदम उथल पुथल हो गई, मेरी ज़िंदगी उसका एक पार्ट है। लिबरलाइजेशन के कंपटीशन में, मजदूरों की हड़ताल में, पिताजी की जो फैक्ट्री थी वो बंद हो गई। उन्हें स्कूल में एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करनी पड़ी जिसमें उनको 1200 रुपये मिलते थे। प्राइवेटाइजेशन में, जहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज जो थे, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज सेल्फ फाइनेंसिंग हो गए, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए, और अचानक उनकी फीस 2000 साल से बढ़ के 45,000 हो गई। ये डबल नहीं है, ट्रिपल नहीं है, 4 गुना 5 गुना नहीं है, ये 20 गुना है, 20 गुना। तो जब हमारा सपना था, जब मेरा इंजीनियरिंग में 2001 में एडमिशन लेने का टाइम आया, जब मेरा डिप्लोमा खत्म हुआ, जो कि 1000 रुपये की फीस पे खत्म हो गया था, लेकिन इंजीनियरिंग पहुंचते पहुंचते वो फीस 45,000 रुपये हो गई थी साल की। मैंने अपने पिताजी से कहा कि पापा, मुझे इंजीनियरिंग करना है। तो पिताजी का पहले की बात अलग थी, जब हमने सोचा था तब की बात अलग थी। अब सिचुएशन चेंज हो रखी है, तो मैं, पता है कि क्या बोलते हैं, मिल भी बंद हो गया है और मैं सिक्योरिटी गार्ड की 1200 रुपये की नौकरी करता हूँ। उसमें इतना पॉसिबल नहीं है कि इतनी फीस भरी जा सके। बचपन में जो आप सपने बहुत शुरू से देखते हो और जब वो आपको लगता है कि आपके सामने टूटने वाले हैं, तो उसका एहसास बहुत गहरा होता है, आप पर बहुत ही खतरनाक इम्पैक्ट होता है। और मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि मैं कर नहीं सकता। 1 महीने लड़ाई चली घर पर। उसी पीरियड में मेरा एक दोस्त था पॉलिटेक्निक का, उसने मुझे बताया कि एजुकेशन लोन मिलते हैं। मैंने घर पर बोला कि मैं एजुकेशन लोन लेने जा रहा हूँ। लोन की बात का असर बहुत गहरा हुआ मेरे घर वालों पर। जनरली जो किसान और मजदूर वर्ग का आदमी, उसे लोन से बहुत डर लगता है। लोन का मतलब उसके लिए लोन अंग्रेजी वाला लोन नहीं है,
उसके लिए मतलब है कर्ज। उसको याद आता है वो मदर इंडिया का साहूकार, उसे याद आते हैं वो बैंक वाले, वो पुलिस वाले जो उसका घर, उसकी जमीन नीलाम करा देंगे और घर में कुछ बचेगा नहीं और वो सड़क पर आ जाएगा। तो वो जो थॉट प्रोसेस था वो उनके लिए बहुत ही डेंजरस था और वो उस बात से डर गए और उन्होंने मेरे से कहा कि नहीं, तू इतनी जिद पकड़े हुए है तो हम एक काम करते हैं, मैं अपनी कि सेल जो भी पैसा बचा है, जो मेरे पास सेविंग है, उनको लेके मैं तेरी फीस भर दूंगा, बट मैं उसके अलावा तुझे कुछ नहीं दे पाऊंगा। और उम्मीद से गाड़ी चल निकली, मगर वो जो बात थी उसका मुझ पर बहुत गहरा असर हुआ। मुझे इस बात पे बहुत गुस्सा आने लगा और मैंने अपने दोस्तों से पूछा कि यार ये मतलब इस तरह के फैसले लेता कौन है। तो मैं जो जानता था, एक दो लोगों को, मेरे क्लास का टॉपर था, उनसे डिस्कशन हुआ, उन्होंने मुझे बताया कि यार जो आईएएस लेवल के सीनियर अधिकारी होते हैं वो इन सब चीज़ों की एनालिसिस करते हैं कि देश में क्या होना है क्या नहीं होना है, और उसके सलाह पर जो हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं वो ये फैसला लेते हैं और ये सारे फैसले वही लेते हैं। मुझे अचानक इतना गुस्सा आया, मुझे लगा कि ये जो बड़े लोग हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, ये लोग कभी भी मतलब उस बॉटम ऑफ पिरामिड के बारे में सोचते नहीं हैं। तो मुझे लगा अगर मुझे कुछ करना है तो मुझे उसी जगह पहुंचना है जहां मैं जो बॉटम ऑफ पिरामिड के लोग हैं उनको रिप्रेजेंट करके उनका पॉइंट ऑफ व्यू दे सकूं। और अचानक मेरे मन में, जिस एग्जाम के बारे में मुझे यूपीएससी का, यूआईएएस का, आई कुछ भी नहीं पता था, अचानक मुझे लगा कि मुझे अगर लाइफ में करना है तो मुझे यही करना है। मैंने सिर्फ बातों के लिए सिर्फ अपने पिताजी से बात करी कि मैंने कहा कि मैं यूपीएससी करना चाहता हूँ, और ही वॉज वेरी शॉक्ड। उनको काटो तो खून नहीं, उनका एकदम मतलब उनके जो सपने थे, उनका जो मतलब लाइफ का जो उन्होंने सोचा था कि ऐसे ऐसी चीज़ें होंगी, वो सब कोलैप्स हो गया। उन्होंने कहा तुझे पॉलिटेक्निक के बाद जॉब मिल रही थी, तूने वो नहीं करी, हमने तुझसे मना किया था कि इंजीनियरिंग मत कर, हमारे पास पैसा नहीं है, तूने वो उसमें लगवा दिया, अब तुझे इंजीनियरिंग से जॉब मिल रही है और तू इंजीनियरिंग से जॉब नहीं करना चाहता, और तू वो एग्जाम करना चाहता है जो हमारे दूर दूर तक किसी ने सुना तक नहीं है। हम किसी ऐसे इंसान को नहीं जानते जिसने कभी यूपीएससी किया हो। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, तुम अपनी जॉब ज्वाइन करो। और मैंने दिल्ली में नौकरी ज्वाइन कर ली। 7-8 महीने जॉब की, हर बार मतलब घर पर मैंने समझाने की कोशिश करी कि मैं जॉब छोड़ना चाहता हूँ, यूपीएससी करना चाहता हूँ, घर वाले नहीं माने। एक बार गुस्से में मैंने 2 महीने तक घर पे बात ही नहीं करी। घर वाले अक्सर बच्चों की जिद के सामने टूट जाते हैं। एक दिन फिर पापा का फ़ोन आया कि तू फ़ोन नहीं करता, फ़ोन नहीं उठाता, तू इतना परेशान है, तो एक काम कर, तुझे जो अपने मन का करना है कर ले। और मैंने सोचा कि 5-7 महीने और जॉब करते हैं, थोड़े पैसे कलेक्ट करते हैं और उसके बाद ग्वालियर पहुँच के सेल्फ स्टडी करेंगे, विदाउट एनी गाइडेंस, विदाउट एनी कोचिंग मटेरियल और विदाउट एनीथिंग। जो मतलब मुझे समझ में आया, जो मेरे टॉपर फ्रेंड ने मुझे बताया था, अभिनव नाम था उसका, उसने मुझे जो जो चीज़ें बताई थी वो दिल्ली से मुझे गाइड करता रहता था, ये पढ़ ले। और कुल मिला के मैंने एग्ज़ाम दिया। ना ही उम्मीद थी और ना ही रिजल्ट हुआ। मेरा प्री पहला 2005 का नहीं निकला। मगर एक दिन शाम को मेरी माँ ने कहा कि अच्छा देख, ऐसे होगा तो है नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मतलब यहाँ पर बैठ के बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी गाइडेंस के तू एग्ज़ाम निकाल दे। तो ये बता, अगर दिल्ली जाता है तो तेरा कितना खर्चा होगा महीने का। मैंने कम से कम करके बताया कि मैंने सोचा कि अगर ज़्यादा बता दूं तो हो सकता है कैंसिल ना हो जाए। मैंने कहा मैं 3-3.5 साल में काम चला लूँगा। और उसके बाद मैं दिल्ली आ गया। मेरे पास सारी कोचिंग करने का पैसा नहीं था, तो मैंने सेकंड ऑप्शनल की कोचिंग ज्योग्राफी की ज्वाइन कर ली। बड़ा ही एक्साइटेड टाइम था। मतलब आपको ऐसा लग रहा था कि जैसे मतलब आप जो करना चाहते हो आपको करने का मौका मिल गया। मतलब अब जो है कि अब चलो, अब तो कर ही देंगे, अब जो भी कुछ होगा देखा जाएगा। और मैंने ज़बरदस्त पढ़ाई चालू कर दी और फरवरी तक मेरी कोचिंग चली और मैंने प्री का थोड़ा सा लेट तैयारी चालू करी। बेसिकली हुआ ये कि उस साल भी मतलब प्री नहीं निकला। जब प्री नहीं हुआ तब लगा कि यार अब तो गड़बड़ी हो गई। 15-20 दिन तक मुझे समझ नहीं आया। मैंने करीब 15 रिजल्ट आने के 15 दिन बाद अपने घर पर एसटीडी से फ़ोन करके बताया, क्योंकि मेरे पास फ़ोन नहीं होता था उस समय। मैंने कहा कि रिजल्ट आ गया है और मेरा प्री नहीं हुआ है। तो घर वालों ने कहा कि ठीक है, फिर वहाँ क्या करेगा, चल कोई बात नहीं, एग्ज़ाम नहीं हुआ, हमें तो पता था कि एग्ज़ाम बहुत टफ है और इतनी ईज़ी से निकलता नहीं है, तो वापस घर आ जा। और फ़ोन कट गया, और बल्कि फ़ोन मैंने काट दिया। अब मेरे समझ नहीं आ रहा था कि घर जाके मैं करूँगा क्या? मैं नहीं गया। मैंने अपने 1-2 दोस्तों को फ़ोन किए, उनसे कुछ पैसे मँगाए, करोल बाग से सेकंड हैंड मोबाइल फ़ोन खरीदा, इंटरव्यू देना स्टार्ट किया। मुखर्जी नगर से गुड़गाँव, नोएडा जाने में रोज़ ₹100 के ऊपर ख़त्म हो जाते थे। और मुझे याद है कि 10 दिन में सारे पैसे ख़त्म हो गए। 11वें दिन मेरे पास खाना खाने के पैसे नहीं थे। पूरा 11वां दिन निकल गया। मैं सुबह से शाम तक सोचता रहा कि यार क्या किया जाए, अब क्या ही करूँगा, कोई ऑप्शन नहीं है। कहीं से कोई कॉल नहीं आ रही थी। मेरे एक टीचर बताते थे दिल्ली में होम ट्यूशन्स भी चलते थे। वो 1 घंटे का आपको ₹200 देते हैं, आप घर पे अगर पढ़ाने जाते हो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री पढ़ाते हो। तो मैंने उनमें भी ट्राई किया, मगर कहीं से कोई कॉल नहीं आई थी। अब मैं पूरे दिन भर सोचता रहा क्या करूँ, क्या करूँ? उस दिन पूरा दिन निकल गया। अगले दिन की मॉर्निंग निकलना स्टार्ट हो गई, दोपहर हो गई
और जब आपके पास कुछ नहीं हो, मतलब आपने 2 महीने का रेंट नहीं दिया है, आपने 1 दिन से खाना नहीं खाया हुआ है, 1.5 दिन निकल गए हैं, तो आपको मतलब दैट्स फील लाइक वेरी होपलेस। आप ये समझो कि आपने मतलब पूरे दिन खाना नहीं खाया, और ये जो सारी चीज़ें लगती है ना कि कई बार अब आप सुनते हो, मतलब मैं आज भी सोचता हूँ ना, वो इतना खौफनाक मंज़र है कि मैं आज अगर लाइफ में अगर कुछ रिस्क वाला काम करता हूँ, तो मुझे एक बार ये समझ में आता है कि मुझे उस दौर में नहीं पहुँचना है। मतलब मुझे कभी भी ना, भगवान कभी वैसा दिन ना दिखाए, मुझे उस टाइम में नहीं पहुँचना है। तो वो पूरा दिन गुज़र गया, मैंने कुछ नहीं खाया। अगले दिन रात को सो गया, सुबह फिर उठा, फिर समझ नहीं आ रहा है कि आप करो क्या? कहाँ जाओ? मुझे मतलब जब ऐसा स्थिति होती है ना कि आप मतलब आपकी अपनी कोई फैसले लेने की स्थिति ही नहीं है, उस समय मैंने सोचा अब कुछ नहीं होगा, वापस घर लौट के जाना पड़ेगा। ट्रेन से वापस जाने के, ट्रेन के स्टेशन जाने तक के पैसे नहीं थे। तो इस तरह की स्थिति थी, और इस तरह की स्थिति में असमंजस में चल रहा था। दोपहर हो गई थी, 4 बजे मुझे एक फ़ोन आता है, घर से फ़ोन था। उसमें मेरी बहन ने फ़ोन किया कि तुझे क्या हुआ? तू घर क्यों नहीं आया? तुझे तो 10 दिन पहले बोला था, पैसे तो हमने तुझे भेजे नहीं है। तू घर क्यों नहीं आया? और तू वहाँ काम कैसे कर रहा है? क्या कर रहा है तू? और पापा बहुत परेशान है, और उन्होंने अभी तेरे अकाउंट में 2,000 रुपए डाले हैं। वो उस दिन मेरे पास पैसे आए, मेरा शाम को खाने का जुगाड़ हुआ। उसके अगले दिन मुझे दोपहर में एक कॉल आता है कि 3 लड़कियों को इंजीनियरिंग ड्राइंग का ट्यूशन पढ़ाना है अशोक विहार में। मैंने हाँ किया, लेकिन 3 महीने बाद ही मुझे एक एमएनसी में जॉब मिल गई। अच्छी वेल पेड जॉब थी, मेरी पिछली जॉब के कंपैरेटिव ठीक-ठाक वो पे कर रहे थे, और मैंने जॉब जॉइन कर ली। मैंने जॉब जॉइन करी, मैं मुंबई आ गया, और मैंने लगभग 3 साल तक जॉब करी। और मैं 3 साल के बारे में क्या बताऊँ, वो इस तरह से है कि मतलब एक अवतार सिंह सिंधु जी, उनकी एक कविता है कि मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, सही होते हुए भी भीड़ के शोर में चुप हो जाना गलत तो है, मगर सबसे खतरनाक नहीं होता। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, तड़प का ना होना, सब कुछ सहन कर जाना। सबसे खतरनाक होता है आपके सपनों का मर जाना, सुबह जाना काम पर और शाम को लौट आना। सबसे खतरनाक वो घड़ी होती है जो आपकी कलाई पर चलती तो है, लेकिन वो आपकी नजरों में रुकी होती है। सबसे खतरनाक होता है आपके सपनों का मर जाना। 3 साल लगभग यही स्थिति। जॉब ठीक थी, मैं घर वालों की हेल्प कर पा रहा था, घर वाले भी खुश थे कि अब ठीक है, सेटल हो गया है, 1-2 साल में शादी करा देंगे, जो जनरली ट्रेडिशनल फैमिलीज में होता है। बट अंदर तक जो मतलब चीज़ थी ना, कोई शांति नहीं थी। उसके बाद अक्टूबर में सीसेट का नोटिफिकेशन आया यूपीएससी में कि अब सीसेट आ रहा है। और सीसेट का ये चलन था कि यार ये बेसिकली ना, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग हैं, टेक्निकल बैकग्राउंड के लोग हैं, मैथमेटिकल बैकग्राउंड के लोग हैं, उनको हेल्प करेगा, उनके लिए एज रहेगा। उस एक नोटिफिकेशन ने मुझे दूसरा बूस्टअप दिया, और मैंने अक्टूबर में डिसाइड किया कि आई विल क्विट दी जॉब। जॉब छोड़ने से पहले मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया। मैंने उसको बोला, यार मैं ना दोबारा तैयारी करने जाना चाहता हूँ, और मैं जॉब छोड़ना चाहता हूँ। उसने मुझसे बोला, तुझे जिस दिन जॉब चाहिए होगी, तू मुझे फ़ोन कर देना, उसके अगले दिन मैं तुझे जॉब अरेंज करा दूंगा। उसकी ये बात का मुझे इतना कॉन्फिडेंस आया, और मुझे इतना मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि उस बात से मतलब मुझे कितना, कई बार सिर्फ किसी इंसान का कह देना भरी ना बहुत बड़ी बात हो जाती है। और मैं दोबारा 2011 के जनवरी में दिल्ली आ गया। 6 महीने बाद प्री का एग्ज़ाम था, पिछले 2 में मेरा प्री निकला नहीं था, तो मैं प्री को लेके कॉन्शियस था, तो मैंने सीधा प्री की चालू करी। मैंने कहा पहले ये देखते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। और मेरा प्री निकल गया। पहली बार मेरा प्री निकला, आई वॉज वेरी एक्साइटेड। मेंस की कोई तैयारी नहीं थी, क्योंकि जो एक ज्योग्राफी का ऑप्शनल पढ़ा था, वो मैंने 3 साल पहले 2006 में पढ़ा था। सिर्फ कोचिंग करी थी, उसके पुराने नोट्स पड़े हुए थे। दूसरा वाला ऑप्शनल मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा था। प्री खत्म होने के बाद, क्योंकि मेरा पेपर अच्छा गया था, रिजल्ट आने में तो 1 महीना रहता है, तो मेरा पेपर अच्छा गया था। मैंने सोचा कि जो पुराना ऑप्शनल है उसके नोट्स पढ़ लेते हैं, और जो दूसरा ऑप्शनल उसकी कोचिंग लगा लेते हैं। उसकी मैंने प्री मेंस के बीच में कोचिंग लगाई, और मैंने अपना मेंस दिया 2011 का। जाहिर सी बात है, ना तो उतनी तैयारी थी, ना ही उतना वक्त था, मेंस नहीं निकला। और मैंने उसके बाद 2012 का मेंस दिया। प्री तो फिर मेरा निकलता ही रहा, 2012 का भी प्री निकल गया। उसके बाद मैंने प्रॉपर पढ़ा और 2012 का मेंस दिया, और मैंने 2013 का मेंस दिया। मेंस मेरा बहुत अच्छा गया। पहली बार मैंने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, मतलब 100%। तो मुझे लग रहा था कि यार इस बार तो मतलब हो ही जाएगा, मतलब अच्छी तरीके से। और 2013 के एग्जाम का 2014 में मेंस का रिजल्ट आता है। 2014 में मेंस का रिजल्ट आया, और जैसे ही रिजल्ट आया, पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। नहीं हुआ।
मुझे समझ नहीं आया कि क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इससे पहले के जो 2 मेरे मेंस थे, उनमें मैं कभी पूरे पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाया था, मेरे पे क्वेश्चन छूट जाते थे, या तो आता नहीं था या स्पीड की वजह से। बट इस बार मैंने अपना पूरा पेपर अटेम्प्ट किया था एंड आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि इस बार मेंस हो जाएगा, और मेरा मेंस नहीं हुआ। और उस समय तक मेरे सारे पैसे खत्म हो गए थे। मैंने अपने उसी दोस्त को फ़ोन किया, मैंने कहा यार क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है यार, पैसे तो खत्म हो गए, और यार इस बार भी मेंस नहीं हुआ यार, इस बार तो लग रहा था कि हो जाना चाहिए। उसने मेरे से बोला, कह रहा तू परेशान क्यों हो रहा है? तुझे अगर देख लगता है कि तू नहीं निकाल पाएगा और पॉसिबल नहीं है और बहुत टाइम होगा, अपना करियर चेंज करना चाहता है, तो तू मुझसे आज बोल, मैं आज तुझे जॉब दिलवा दूंगा। लेकिन अगर तुझे लगता है कि तू एग्जाम निकाल सकता है, तू पढ़ सकता है, तो तू कुछ टेंशन मत ले, तू मुझे बता, आई विल सेंड यू दी मनी, और जितना तुझे बताना है, जो करना है, टेल मी, और तू इस बार का एग्जाम दे। मैंने हिम्मत करी एंड फॉर 1 ईयर कंप्लीटली ही सपोर्टेड मी। लेकिन 2013 में मुझे समझ में आया कि मैंने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया है, फिर भी मेरा नहीं हो रहा है। एक दो जो मेरे रूममेट थे जिनको मैंने पढ़ाया था, उनका सिलेक्शंस होना स्टार्ट हो गए, तो कहीं ना कहीं मतलब कुछ और गड़बड़ है। मुझे थोड़ा एहसास तो हो गया था कि मैं अपने आंसर लिखने में गड़बड़ कर रहा हूँ। मैं जितना अच्छा बोल रहा हूँ या मैं जितना अच्छा अपने दोस्तों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो मेरे आंसर में रिफ्लेक्ट नहीं होता है। तो कुल मिला के हुआ ये कि 2014 का भी मेरा मेंस फिर नहीं निकला। अब तक मैं 4 मेंस दे चुका था, मेरे 6 अटेम्प्ट हो गए थे। घर पर हालत खराब होने लगी। पापा, जब मैंने 2011 में दोबारा नौकरी छोड़ के तैयारी करी थी, तो पिताजी को समझ में आ गया था कि यार अब इसको रोकने का कोई फायदा नहीं है। तो उन्होंने मेरे को बोलना तो बंद कर दिया था, लेकिन उनके अंदर चीजें चलती थी। तो हुआ ये कि वो डिप्रेशन में जाने लग गए। तो इस माहौल में अब दोबारा मतलब तैयारी करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। मैंने अपने उस बॉम्बे वाले दोस्त को फोन किया। वो हमेशा से बिजनेस करना चाहता था। ही वांट टू स्टार्ट ए बिजनेस। वो 2011-12 से बिजनेस करना चाहता था। उसने कंपनी भी रजिस्टर्ड करा ली थी, बट वो भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि जॉब छोड़ के कैसे करे। मैं कि एक काम करते हैं कि तू जॉब नहीं छोड़ पा रहा है, मैं आ जाता हूँ बॉम्बे और मैं तेरी कंपनी में हेल्प करता हूँ। वहाँ रह के हमने क्या बोलते हैं बिजनेस, मैं उस कंपनी में मतलब बिजनेस स्टार्ट कर दिया। मैंने अपनी पढ़ाई चालू कर दी। सुबह वही शेड्यूल था, सुबह 5 से लेके क्या बोलते हैं 11 बजे तक मैं पढ़ता था। उसके बाद लोकल में निकलता था, न्यूज़पेपर में लोकल में पढ़ते हुए जाता था। और जो रिसेप्शंस पर जब मेरी मीटिंग होती थी, उस समय मैं अपना न्यूज़पेपर ख़त्म करता था। शाम को आके 1-2 घंटे और पढ़ता था। ज़्यादा मेरा क्या बोलते हैं, मैं इतना तो समझ गया था कि अब ज़्यादा पढ़ना नहीं है, टाइम ज़्यादा नहीं है। ओनली वन थिंग विच आई डिड, आई डू 1 आवर आंसर राइटिंग। जो मैंने पिछले अटेम्प्ट में जो सारी चीज़ें करी थी, मैं 1 घंटे रेगुलर घड़ी लगाकर आंसर राइटिंग करता था। उसका पता नहीं क्या ही इम्पैक्ट लगा, और मैंने मेंस दिया। जनवरी में रिजल्ट आया और क्या बोलते हैं मतलब कि मेरा हो गया। एंड दैट वाज ए मतलब वेरी मतलब पहली बार मेरा मेंस हो गया। 27 अप्रैल को मेरा इंटरव्यू आया, और मैं फिर बॉम्बे से 1 महीने की इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए वापस क्या बोलते हैं दिल्ली आ गया। दिल्ली में आ गया, इंटरव्यू की तैयारी चलने लगी, ठीक-ठाक चलने लगी। इंटरव्यू का दिन आया। अब इंटरव्यू के दिन मैंने अपने फादर को बुलाया घर से, वो मेरे साथ इंटरव्यू देने के लिए गए। मैं इंटरव्यू देने वहाँ पहुँचा, हालाँकि मुझे लग रहा था मैं सारे डॉक्यूमेंट ले गया था। बट वहाँ पहुँचते ही पता लगा कि यार मेरे उसमें ओबीसी वाला सर्टिफिकेट तो मिल ही नहीं रहा है। मेरा ओबीसी का सर्टिफिकेट ही नहीं था क्या बोलते हैं मेरे बैग में। अब मैंने उनसे पूछा कि मैम ने बोला कि अगर आपको ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं होगा, तो या तो आपको अगली डेट दी जाएगी, या फिर आप अगर मंगा लेते हो तो सेकंड हाफ में आपको दी जाएगी। अब इंटरव्यू इतना कॉम्प्लेक्स होता है, अगर अंदर बेंच को पता लगेगा कि ये अपना सर्टिफिकेट नहीं लेके आ पाए, तो दैट वुड बी वेरी एम्बेरसिंग सिचुएशन, और हो सकता है आपको कोई मार्क्स भी ना दे। तो अब मैंने अंदर आपके पास फ़ोन भी नहीं होता, लेकिन मुझे अपने एक दोस्त का नंबर याद था। मैंने उसको फ़ोन किया वहाँ के एसटीडी से, मैम से पूछ के, मैम एक फ़ोन कर सकता हूँ? मैंने उसको बोला प्लीज़ यार कि ना यार मेरा सर्टिफिकेट रह गया है। उससे भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। दूसरे तीसरे दोस्त के थ्रू से कांटेक्ट हुआ, उसने मेरे घर का दरवाज़ा तोड़ा और सर्टिफिकेट निकाला, और वो वापस आया और उसने वापस टाइम पर दे दिया। तो बाय चांस मेरा जो इंटरव्यू सेकंड हाफ में शिफ्ट होने वाला था, तो फर्स्ट हाफ में ही हुआ। इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया। सुबह न्यूज़पेपर से 2-3 उन्होंने सवाल पूछे थे, कुछ मेरी जॉब से पूछे, जॉब मैंने अच्छे से की हुई थी, एवरीथिंग, और फाइनली आई एबल टू सेलेक्ट इन द एग्जाम। दिस वाज माय जर्नी ऑफ यूपीएससी। इट्स अ लिटिल लॉन्ग जर्नी, और आई होप कि दिस विल मोटिवेट यू। जो लोग हैं जिनके पास रिसोर्सेज कम हैं, जो लोग ज़्यादा डर जाते हैं कि हम कैसे करेंगे, अगर आपकी ईमान सच्चा है, अगर आपकी कोशिश सच्ची है, तो कहीं ना कहीं आपको मतलब सपोर्ट मिलेगा। आउट ऑफ वे जाके लोग आपके सपोर्ट में आएंगे, या आउट ऑफ वे जाके आपको जहाँ आपको उम्मीद नहीं है वहाँ आपकी हेल्प होगी। लेकिन आपको अपनी नीयत, अपनी ईमानदारी से अगर आप तैयारी करते हो, तो एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि नहीं होता, एग्ज़ाम हो जाता है। और आखिरी में
जोश यूपीएससी टीम की तरफ से आपके लिए एक मैसेज है और मुझे उम्मीद है कि वो मैसेज आपकी तैयारी में आपकी बहुत मदद करेगा। थैंक यू। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है आईएएस ऑफिसर बनने का, लेकिन ये जर्नी बहुत महंगी है और इसीलिए बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने हमें रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं फाइनेंशियली उनकी जर्नी में। तो इसलिए जोश टॉक्स ने कांटेक्ट किया इंग्लिश मीडियम के लिए केएसजी आईएएस के खान सर को और आईएएस हब के एमके यादव सर को और हिंदी मीडियम के लिए निर्माण आईएएस के केडी सर को। आपने शायद नाम तो सुना ही होगा। खान सर, एमके यादव सर और केडी सर तीनों यूपीएससी के बहुत ही फेमस टीचर्स हैं जो दिल्ली में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों पढ़ाते हैं। तो हमने तीनों सर को कांटेक्ट किया और रिक्वेस्ट किया कि जोश की फैमिली के लिए अगर वो एक बहुत ही बड़ी स्कॉलरशिप दे पाएं, क्योंकि अब 24 में जो भी अटेम्प्ट देना चाहते हैं उनके लिए तैयारी करने का टाइम आ गया है। हमें बहुत ही खुशी है कि तीनों सर ने जोश की टीम को इसमें सपोर्ट किया है। जोश की फैमिली के लिए तीनों सर हमें स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे, यानी कि वही क्वालिटी एजुकेशन जिसकी फीस लाखों में जाती है अब हम अफोर्ड कर पाएंगे। जोश फैमिली की ये स्कॉलरशिप पाने के लिए हम नीचे दिए गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जब आपको कॉल आए तो प्लीज मेंशन करना मत भूलना कि आप जोश फैमिली के पार्ट हैं, ताकि आपको ये स्कॉलरशिप मिल पाए। जोश टॉक्स एक बड़े भाई की तरह है, हर वक्त हम सबको जिंदगी में आगे ले जाने के प्रयास में लगा रहेगा। आप जाके बस अपना 100% दीजिए, एक भी दिन जाया ना होने दे। बाकी जोश के हाथ में। जय हिंद।